नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सिंगल फेज फुल वेव डायोड ब्रिज रेक्टिफायर विद आर लोड पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने M2 लोड पढ़ा, हमने M2 रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था, यानी मिड पॉइंट रेक्टिफायर के बारे में। जिस मिड पॉइंट रेक्टिफायर में सिर्फ दो ही डायोड यूज हुए थे, जबकि आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर जिसमें ब्रिज बनेगा। बच्चों, आप ऑलरेडी ब्रिज के बारे में पहले से ही जानते हैं, जैसे आपने वेटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा होगा, कैल्विन्स ब्रिज के बारे में पढ़ा होगा। तो जब भी हम ब्रिज की बात करेंगे तो हम चार डायोड का कॉम्बिनेशन लेंगे। चूंकि ये डायोड रेक्टिफायर है तो यहाँ डायोड लिया, अगर किसी और टाइप का रेक्टिफायर होगा तो उसमें और हम कॉम्बिनेशन अदर लेंगे। तो बच्चों, आप यहाँ पे सर्किट डायग्राम में देखेंगे कि हमने चार डायोड लिया है, D1, D2, D3 और D4। अब यहाँ आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपने डायोड का कॉम्बिनेशन ऐसे क्यों लिया, आपने एक रो में D1 D2 या फिर एक कॉलम में D1 D2 क्यों नहीं लिया। तो पीछे बच्चों इसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है कि मैंने इसको D1 और इसको D2 माना तो आप भी D1 और D2 ही माने। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव साइकिल में कौन सा डायोड कंडक्ट हो रहा है और नेगेटिव साइकिल में कौन सा डायोड कंडक्ट हो रहा है। आम बोलचाल में D1 D2 D3 D4 काफी कॉमन होता है, इसीलिए हमने कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया है कि D1 के साथ D2 हो और D3 के साथ D4 हो। तो आप यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमने चार डायोड D1 D2 D3 D4 को एक ब्रिज के फॉर्म में लगाया है, यानी 4 आर्म्स के फॉर्म में लगाया है। और इसको हमने सप्लाई VA से कनेक्ट किया। ये सप्लाई कैसा है बच्चों, मेरा AC सप्लाई है। और इस VS की वैल्यू कितनी है बच्चों, आप ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, Vm sin ओमेगा t, यानी एक साइनोसोडल वेव है। अब यहाँ लोड कौन सा होगा बच्चों, तो मैंने सिर्फ R लोड के लिए लिया है, रेसिस्टिव लोड के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप इसको RL लोड के लिए भी एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, एक रेसिस्टिव सर्किट लगाया यानी आर लोड लगाया, जिसका अक्रॉस मैंने वोल्टेज मान लिया V0, और इसका अक्रॉस जो करंट में मानूंगा दैट इज I0। हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो डायोड सर्किट का है, करंट इसमें फ्लो होता है, तो वही मेरा आउटपुट करंट के फॉर्म में यहाँ पे दिख जाता है। तो आइए बच्चों, इसके हम वर्किंग प्रिंसिपल को भी इसी कंस्ट्रक्शन के साथ समझते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए हमने माना कि इस डायोड D1 से करंट जो निकल रहा है दैट इज ID1, और सिमिलरली इस डायोड D2 से जो करंट इन हो रहा है दैट इज ID2, और वैसे ही ID3 फॉर ID5, ID3 और ID4 भी होगा। तो बच्चों, यहाँ हम दो कंडीशंस लेंगे, एक कंडीशंस लेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, दूसरे कंडीशंस लेंगे हम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो हम सबसे पहला कंडीशन लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। मैं इस पे मान के चलता हूँ कि ये प्लस और ये माइनस पॉजिटिव हाफ साइकिल में अपीयर हो रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, जैसे इस आर में पॉजिटिव यहाँ पे अपीयर होगा और इसके साथ यहाँ नेगेटिव अपीयर होगा, तो क्या होगा बच्चों, इनमें से किसी दो में से कोई एक डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और दो में से कोई एक रिवर्स बायस हो जाएगा। तो देखिए कैसे यहाँ पे होगा बच्चों। तो मैंने यहाँ पे एनोड है मेरा, और ये वाला टर्मिनल क्या होता है बच्चों, डायोड का कैथोड। तो एनोड को मैंने पॉजिटिव दिया तो क्या होगा बच्चों, डिवाइस फॉरवर्ड बायस में जाएगा। और जब कैथोड को हम पॉजिटिव देंगे तो रिवाइस किस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में। यानी पहले केस में ये रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है। मींस पॉजिटिव साइकिल में D1 एक्ट कर रहा है। अब D3 D4 को देख ले बच्चों, तो यहाँ पे नेगेटिव साइकिल आया। नेगेटिव साइकिल होने की वजह से यहाँ जो एनोड है उसको क्या मिला, माइनस, और यहाँ जो कैथोड है उसको क्या मिला, माइनस। तो जब कैथोड को माइनस देंगे एनोड को पॉजिटिव, तो क्या हो जाता है, वो फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ D2 जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, और जो D3 होगा वो किस में जाएगा बच्चों, रिवर्स बायस में। तो इसको मैं ए बी कॉन्फ़िगरेशन ले लेता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने वेवफॉर्म में भी ये भी लिखने के पीछे मतलब यही है कि ए को मैंने पॉजिटिव लिया और बी को नेगेटिव लिया। तो जब हमने ए को पॉजिटिव लिया बच्चों और बी को नेगेटिव लिया, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा डायोड काम कर रहा है बच्चों, यहाँ पे D1 एंड D2 डायोड मेरे फॉरवर्ड बायस में हो रहे हैं, और D3 एंड D4 कौन से बायस में हो रहे हैं बच्चों, रिवर्स बायस में हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में बोल सकता हूँ कि मेरा इस पॉजिटिव साइकिल के लिए मेरे दो डायोड ही यहाँ पे एक्ट करेंगे एक बार में, D1 और D2। अब जस्ट इसका उल्टा अगर मैं लो, रिवर्स कर दो पोलैरिटी, यानी नेगेटिव साइकिल जैसे ही आएगा तो नेगेटिव साइकिल आने के बाद जो प्लस था वो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, और जो माइनस था वो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो आप देखिए उस कंडीशन में अब यहाँ माइनस अपीयर हो रहा है, यहाँ पे प्लस अपीयर हो रहा है। तो अब कौन सा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, D4, और इधर कौन सा हो जाएगा, D3। यानी जैसे ही मैंने पोलैरिटी चेंज करी, यानी बी ए लिया, बी यहाँ कौन सा लिया था बच्चों, भी ए बी, ए इसको मान लिया मैंने और बी इस टर्मिनल को मान लिया।
तो देखिए जैसे मैंने बी बी ए लिया मीन्स ए को क्या दे दिया नेगेटिव और बी को क्या दे दिया बच्चों पॉजिटिव, क्या होगा उस कंडीशन में बच्चों D1 एंड D3 किस में चले जाएंगे, T1 एंड D2 किस में चले जाएंगे रिवर्स बायस में, D3 एंड D4 किस में आ जाएंगे बच्चों फॉरवर्ड बायस में। यानी कौन काम कर रहा है मेरा यहाँ पे D3 एंड D4। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिव साइकिल या नेगेटिव साइकिल कोई भी हो, एक बार में मेरा एक ही डायोड काम करेगा। पॉजिटिव साइकिल में अगर मेरा D1 D2 एक्ट कर रहा है तो नेगेटिव साइकिल में D3 और D4 एक्ट करेगा। तो अब आइए इसी सर्किट डायग्राम के बिहाफ पे हम इसका वेवफॉर्म भी डेवलप कर लेते हैं और साथ में मैथमेटिकल इक्वेशंस भी डेवलप करेंगे। तो बच्चों यहाँ मैंने वेवफॉर्म लिया है, वेवफॉर्म में मैंने डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स लिए हैं। जैसे मैंने वोल्टेज का एक्सिस लिया विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। सिमिलरली बच्चों सप्लाई वोल्टेज के बाद आउटपुट वोल्टेज लिया विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। तीसरे में मैंने D1 और D2 डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगा जिसको मैं VD1 और VD2 बोलूंगा। मैं यहाँ पे आपसे पूछ भी सकता हूँ बच्चों कि D1 और D2 के अक्रॉस डायोड कब अपीयर होगा, जब वो फॉरवर्ड बायस होंगे कि रिवर्स बायस। आई होप आप इसको जानते होंगे। जब डायोड रिवर्स बायस होता है ऑफ मोड में जाता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज अपीयर होगा। जब कंडक्शन मोड में होगा तो हम मान के चलेंगे उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा बच्चों 0। तो आइए हम VD1 और VD2 भी कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली D3 और D4 के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। फिर ID1 ID2 कैलकुलेट करेंगे, करंट की वैल्यू क्या होगी। और फिर उसी तरीके से हमें जरूरत पड़ी तो ID3 और D4 भी कैलकुलेट कर लेंगे और टोटल करंट बच्चों कैलकुलेट कर लेंगे, यानी सप्लाई करंट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों VS वर्सेस ओमेगा टी। तो मैंने यहाँ पे VAB का वेवफॉर्म बनाया, यानी VAB क्या है बच्चों, दैट इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। तो VM साइन ओमेगा टी कैसा होगा बच्चों, साइनसोडल वेवफॉर्म होगा। और साइनसोडल वेवफॉर्म होने की वजह से मैंने यहाँ पे कर्व किया 0 से लेके पाई, फिर पाई से लेके 2 पाई, 2 पाई से लेके 3 पाई और आगे सो एंड सो। मैं आपको पहले भी सजेस्ट कर चुका हूं कि आप चाहे तो 2 फुल साइकिल का वेवफॉर्म ड्रॉ करें या फिर आप सिंगल साइकिल का वेवफॉर्म ले सकते हैं, एक प्लस और एक माइनस का, ताकि आप आसानी से वेवफॉर्म को सिंपल तरीके से ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर सकें। अब बच्चों आपको समझ में आया अच्छे से, इसके लिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक मिरर इमेज ले लिया। यानी AB का जस्ट जो उल्टा होगा वो क्या होगा VBA, यानी पॉजिटिव का उल्टा क्या होगा नेगेटिव साइकिल। तो मैंने एक डॉटेड डॉटेड में नेगेटिव साइकिल आपको बनाया है, तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाए कि इसका रेप्लिका क्या होगा। रेप्लिका मतलब जब भी इन्वर्ट, जब भी आउटपुट में रेक्टिफाई होकर मुझे मिलेगा AC के फॉर्म में तो क्या मिलेगा। अब आइए बच्चों हम V0 की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा वो ध्यान से देखिएगा। जब A पॉजिटिव था और B नेगेटिव था, इस कंडीशन में बच्चों केस 1 में मेरे D1 और D2 एक्ट कर रहे थे, तो D1 से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा और बच्चों वापस ये देखिएगा ये करंट D1 से फ्लो होगा, लोड की तरफ जाएगा और लोड से होते फिर D2 की तरफ से होते हुए वापस सर्किट में पूरा हो जाएगा। तो बच्चों आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जब मेरा D1 और D2 एक्ट कर रहे हैं तो मेरा डिवाइस ऑपरेट कर रहा है, लोड के अक्रॉस करंट, लोड में करंट फ्लो हो रहा है और उसके अक्रॉस मुझे क्या मिल रहा है वोल्टेज। तो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा VAB। अब बच्चों जैसे ही मैं नेगेटिव साइकिल दूंगा यानी VBA दूंगा, उस कंडीशन में कौन से दो डायोड काम करेंगे D3 एंड D4। तो देखिए यहाँ पे D4 से सर्किट स्टार्ट होगा और D3 से सर्किट को ये पूरा कर लेगा। तो सेम यहाँ पे बच्चों जो मेरे पास नेगेटिव साइकिल था उसका मिरर इमेज मुझे मिलेगा, रेक्टिफाई होकर मिलेगा, तो ये बन गया उसका पॉजिटिव साइकिल। तो आप देख रहे हैं आउटपुट वोल्टेज में चूंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर है इसीलिए हर हाफ साइकिल को इसने रेक्टिफाई करके हमें आउटपुट में DC दे दिया। बच्चों क्या ये प्योर DC है, आई होप आप जानते होंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर DC एंड पल्सेटिंग DC। तो क्या रेक्टिफायर का आउटपुट प्योर DC मिला, तो नहीं। ये कौन सा DC कहलाएगा बच्चों, पल्सेटिंग DC। बाकी एज पर नीड हम क्या करेंगे इसको फिल्टर कर लेंगे और इसमें प्योर DC आउटपुट ले सकते हैं। तो बच्चों जो आउटपुट वोल्टेज में जो मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई का था वही मैक्सिमम हमें यहाँ भी मिलेगा, यानी इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम यही सेम रहेगी क्योंकि लोड कैसा है बच्चों, रेसिस्टिव लोड है। अब हम बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस D1 एंड D2। तो बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब D1 D2 एक्ट कर रहे थे, काम कर रहे थे, ऑपरेटिंग कंडीशन में थे, उस कंडीशन में उसका अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 0। इसीलिए जब D1 D2 एक्ट में थे तो उस कंडीशन में यानी यहाँ पे कौन सा एक्ट था बच्चों D1 D2 और यहाँ कौन काम कर रहा था D3 D4। सिमिलरली कौन काम कर रहा था D1 D2 और D3 और D4। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
जब D1 D2 एक्ट कर रहे थे तो उसके अक्रॉस वोल्टेज जी कितना मिलेगा बच्चों? आइडियली मैं मान के चलूंगा 0, कोई ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन जब D3 D4 काम करेंगे तो उस कंडीशन में D1 D2 के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा, और वो वोल्टेज कैसा मिलेगा बच्चों? इसके जस्ट अपोजिट पोलैरिटी का, सप्लाई का। इसीलिए मैंने माइनस Vm लिख दिया है, बहुत ध्यान दीजिएगा, माइनस का Vm। सिमिलरली बच्चों जब D1 D2 एक्ट कर रहे थे तो किसके अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा? D3 D4 के अक्रॉस। तो ये D3 D4 के अक्रॉस मैंने माइनस Vm यानी जस्ट उसकी अपोजिट वोल्टेज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब जब D1 D2 काम कर रहे थे तो डायोड D3 D4 के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर हो रहा था क्योंकि वो रिवर्स बायस में थे, और जब D3 D4 काम कर रहे थे तो D1 D2 के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर हो रहा था क्योंकि उस कंडीशन में वो रिवर्स बायस ऑफ मोड में थे। अब हम बात करेंगे बच्चों डायोड D1 और D2 का क्रॉस करंट, डायोड D3 एंड D4 का क्रॉस करंट। तो ध्यान दीजिएगा, जब मेरा पहला यानी केस 1 था जिसमें D1 D2 एक्ट कर रहे थे, उस कंडीशन में इस D1 डायोड से करंट फ्लो हो रहा था ID1, और यही करंट वापस किसमें आके मिल रहा था बच्चों? D2 के थ्रू सर्किट को पूरा कर रहा था। तो ये ID1 ID2 का करंट है जो कि क्या रहेगा बच्चों? पॉजिटिव रहेगा। करंट की मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बच्चों? करंट हमेशा क्या होता है? वोल्टेज अपॉन लोड। तो लोड कैसा है? रेसिस्टेंस। तो आप निकाल सकते हैं इस तरीके से करंट की मैग्नीट्यूड। बाकी वेवफॉर्म दोनों का एक जैसा ही होगा। तो ये ID1 ID2 का करंट है। सिमिलरली करंट किसका होगा बच्चों? ID3 और ID4 का। हम सप्लाई करंट भी निकाल सकते हैं IS का। IS का करंट कैसे लेंगे बच्चों? यहाँ देख सकते हैं, ये वोल्टेज हो गई मेरी, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू Vm अपॉन रेसिस्टेंस कर देंगे तो Vm अपॉन R क्या बन जाएगा बच्चों? सप्लाई का करंट यानी IS का करंट। तो आप यहाँ देख पाए कि कैसे हमने चार डायोड का ब्रिज बनाया, D2 D3 D4 और D2 D1 D2 D3 एंड D4 का, और इस ब्रिज को बना के कैसे हमने AC को DC में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर है, इसमें डायोड के कॉम्बिनेशंस मैंने ज्यादा लिए हैं, डायोड्स को मैंने एक साथ ज्यादा मल्टीपल डायोड्स को हमने कनेक्ट किए, तो स्वाभाविक है इसके वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। किसके कंपैरेटिवली बच्चों? तो मिड पॉइंट कन्वर्टर के कंपैरेटिवली। अब आइए इसके मैथमेटिकल इक्वेशंस को भी समझ लेते हैं कि कैसे हम आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों मैथमेटिकल इक्वेशन में हम डायोड के अक्रॉस करंट भी निकाल सकते हैं, एवरेज वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। तो आइए एक दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम कैलकुलेट कर लेते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ डायोड करंट निकालने जा रहा हूँ बच्चों, तो एवरेज वैल्यू ऑफ डायोड करंट निकालूंगा। जिसे डायोड करंट हमने देखा था ID1 एंड ID2, तो इसकी साइकिल कितने से कितने तक बन रही है? 0 से लेके 2 पाई तक। ये 0 से पाई और ये 2 पाई तक कितनी बन रही है बच्चों? टाइम पीरियड 0 से 2 पाई, तो 1/2 पाई। और कहां से कहां तक कर रहे हैं? 0 से लेके पाई तक D1 D2, और सिमिलरली पाई से लेकर 2 पाई तक बच्चों D3 एंड D4। तो जैसे मैंने पहले दो डायोड का कॉम्बिनेशन ले लिया तो 1/2 पाई 0 से पाई, और मेरा करंट का जो वेव फॉर्म है वो क्या बनेगा? वोल्टेज का था Vm sin ओमेगा टी, तो करंट का बन जाएगा IS इक्वल टू Im sin ओमेगा टी, दैट इज सप्लाई करंट IS। तो बच्चों Im sin ओमेगा टी और d ओमेगा टी यहाँ पे वेरिएबल मैंने लिया तो लिख दिया d ओमेगा टी। तो बच्चों ये कैलकुलेशंस कई बार हम पहले भी कर चुके हैं। Im कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे Im अपॉन 2 पाई। मैं यहाँ साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी का करूंगा तो माइनस का कॉस ओमेगा टी। फिर से आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर यहाँ dt होता तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा होता। ओमेगा टी है अगर वेरिएबल भी, तो इसीलिए यहाँ पे ओमेगा एज अ वेरिएबल फंक्शन कंसीडर होगा, तो मुझे अलग से ओमेगा टी का निकालने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ लिमिट कितना हो गया? 0 से 2 पाई, तो माइनस बाहर ले लूंगा तो माइनस का Im अपॉन 2 पाई, और ओमेगा टी की जगह पे एक बार पुट करूंगा कॉस पाई, एक बार पुट करूंगा 0। कॉस पाई कितना होता है बच्चों? याद कीजिए -1, तो -1 -2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। तो इस तरीके से 2 और 2 कैंसिल कर लेंगे ऊपर नीचे, तो वापस फाइनली जो एवरेज वैल्यू ऑफ डायोड करंट आएगा वो आएगा Im अपॉन पाई। वो ध्यान दीजिएगा Im अपॉन पाई। अगर वोल्टेज निकालना होता है तो Vm अपॉन पाई। अब हम बात करेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की। तो आरएमएस वैल्यू करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैं आपको पहले भी ये ट्रिक याद करा चुका हूँ, प्लीज आप इसी को यूज करिएगा। हम सबसे पहले क्या लेंगे? जिसका भी मुझे निकालना हो फंक्शन का स्क्वायर, तो IS का स्क्वायर ले लिया, मीन्स Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर क्या लेंगे बच्चों? मीन। मीन कैसे लेते हैं? 0 से लेकर 2 पाई, 1 अपॉन टाइम पीरियड 2 पाई, और उसका इंटीग्रेशन ले लेंगे डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। और फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? रूट। तो रूट ले लिए, तो रूट का पावर कितना लिख दिया मैंने? 1/2।
अब आई एम स्क्वायर बाहर आएगा तो आई एम, 2 पाई बाहर आएगा तो अंडर रूट 2 पाई, और उसी तरीके से साइन स्क्वायर टी का तो होगा नहीं बच्चों इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे 1 - cos² 2t अपॉन 1 - cos 2t अपॉन 2 के फॉर्म में चेंज करेंगे, जो आप पहले भी कर चुके हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, IDR यानी RMS वैल्यू ऑफ डायोड करंट इक्वल टू IM/2, और यूनिट क्या होगा इसका एम्पियर, और इसका भी यूनिट क्या होगा बच्चों एम्पियर। तो इसी तरीके से हम वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। डायोड करंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने ये समझा दिया, और कम्पिटेटिव एग्जाम में भी यही आपसे पूछा जाएगा। तो बच्चों अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूँ एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, तो 4 डायोड D1 D2 D3 D4 का हमने वेवफॉर्म यहाँ पे देख लिया किसके रिस्पेक्ट में, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, और हमने देख लिया कि एक बार में कैसे पेयर ऑफ डायोड काम कर रहे हैं, जबकि मिड पॉइंट में एक बार में एक ही डायोड काम करता था D1 या फिर D2, जबकि यहाँ एक बार में 2 डायोड काम कर रहे हैं D1 D2 और D3 D4। 0 से पाई तक कंडक्शन किसका होगा बच्चों, D1 D2 का, और पाई से लेकर 2 पाई तक कंडक्शन किसका होगा, D3 D4 का। तो जो भी मेरे पास नेगेटिव साइकिल होगा यानी एसी में, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उल्टा आउटपुट करके मिल रहा है। प्लस माइनस का उल्टा क्या होता है माइनस प्लस, माइनस प्लस का उल्टा क्या होता है प्लस माइनस, इसीलिए इसका नेगेटिव जो सिग्नल है उसको इन्वर्ट करके हमें आउटपुट में दे रहा है, तो मुझे पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।